नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से खबर है, जहां केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का 2 दिवसीय श्रावस्ती दौरा है और श्रावस्ती में जनसभा वो करेंगे। इसके अलावा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यहां पे जनसभा करेंगे और केंद्रीय मंत्री सरयू नहर परियोजना का निरीक्षण भी करेंगे। तो सरयू नहर परियोजना का वो निरीक्षण भी करेंगे और दोपहर 12 बजे सरयू नहर परियोजना का निरीक्षण होगा। तो दोपहर 3 बजे भिनगा में लाभार्थी सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे। 12 जून को सीताद्वार में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो नरेंद्र सिंह तोमर का ये 2 दिवसीय श्रावस्ती दौरा है और श्रावस्ती में जनसभा करेंगे। इसके अलावा कुछ और कार्यक्रम है जिसमें वो शिरकत करेंगे। सरयू नहर परियोजना का निरीक्षण भी करेंगे और दोपहर 12 बजे ये निरीक्षण करेंगे वो। इसके बाद दोपहर 3 बजे भिनगा में लाभार्थी सम्मेलन में वो प्रतिभाग करेंगे। दुर्गेश शुक्ला हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। दुर्गेश, 2 दिवसीय श्रावस्ती का दौरा है नरेंद्र सिंह तोमर का, क्या कुछ खास? केंद्रीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण भारत सरकार नरेंद्र सिंह तोमर 2 दिवसीय दौरे पर श्रावस्ती पहुंच रहे हैं, जहां वो आज दोपहर 12 बजे जमुना में राप्ती बैराज पर सरयू नहर परियोजना का अवलोकन करेंगे। जिसके बाद 3:30 बजे अलछेन इंटर कॉलेज भिनगा में लाभार्थी सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे और कल 12 जून को शाम 4 बजे सीताद्वार में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। बहुत शुक्रिया दुर्गेश जानकारी के लिए। और गोंडा में बृजभूषण का आज शक्ति प्रदर्शन है। गोंडा के दोनों लोकसभा सीटों में रैली का आयोजन होगा। रैली के दौरान मिशन 2024 का बिगुल बजेगा। केंद्र सरकार की उपलब्धियों को वो गिनवाएंगे। गोंडा लखनऊ रोड पे बालपुर में आज जनसभा है और रघुराज शरण महाविद्यालय में कार्यक्रम होगा। पहलवानों के आरोप से घिरे बृजभूषण कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो रैली के बाद जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। तो रघुराज शरण महाविद्यालय में यह कार्यक्रम होगा और रघुराज शरण महाविद्यालय में तैयारियां लगभग पूरी और यहां सरकार की उपलब्धियां गिनवाई जाएंगी। मिशन 2024 की तैयारियों को परखा जाएगा, उसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तो कादिर अंसारी हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। कादिर, बृजभूषण शरण सिंह का शक्ति प्रदर्शन है, किस तरह की तैयारियां यहां पे इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, जिस तरीके से पहले से कहा जा रहे थे कि जो है, क्योंकि बताया गया था कि जनसभा होगी, लेकिन कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह अपने पैतृक आवास से जो है रैली लेकर के निकल चुके हैं। इनका काफिला निकल चुका है, लगातार रास्ते में स्वागत हो रहा है और अब से कुछ ही देर में यहाँ पे इनका काफिला पहुंचेगा और यहाँ के कर्नलगंज के बालपुर में एक विशाल जनसभा होने जा रही है। कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह जहाँ पहलवानों के आरोपों से घिरे हुए हैं, आज उनका शक्ति प्रदर्शन है और इस शक्ति प्रदर्शन में क्योंकि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पे आज एमपी के शिक्षा मंत्री भी पहुंच रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में और यहाँ पे एक विशाल जनसभा होने जा रही है। जिस जनसभा की तैयारियां पहले से की जा रही थी, जिस तरीके से जन चेतना रैली स्थगित हुई थी, जिसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का ये जो कार्यक्रम है, इसमें कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण सिंह पहुंच रहे हैं और तमाम पदाधिकारी यहाँ पे पहुंचेंगे और जिसको लेकर के तैयारियां जोरों पर हैं और जगह जगह से लोग जो है कार्यकर्ता जो है अपना काफिला लेके रैली लेकर के यहाँ पे स्थल तक जनसभा स्थल तक पहुंच। कादिर, चूंकि तमाम और आरोपों के बीच ये बृजभूषण शरण सिंह की रैली, ये कार्यक्रम, किस तरह का समर्थन उनको मिल रहा है? के साथ जो है जितने भी कार्यकर्ता थे वो जगह जगह हर ब्लॉक हर तहसील से अपना काफिला लेकर के निकले हुए हैं। तो अगर इनके समर्थन की बात की जाए तो एक जन सैलाब देखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से
पहलवानों का तमाम आरोप था और आरोप के बाद में जिस तरीके से उठापटक मची हुई थी, और ये जो पूरी जनसभा है और इस जनसभा में एक जनसैलाब उमड़ने के पूरे कयास लगाए जा रहे हैं। ठीक है, आप इस पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर एक बार फिर से दंगल छिड़ गया है। पहलवानों के समर्थन में शनिवार को हरियाणा के सोनीपत में महापंचायत हुई, जिसमें सभी ने पहलवानी दिखाते हुए सरकार को 15 जून तक का अल्टीमेटम दिया है। और इस महापंचायत में फैसला हुआ कि अगर सरकार बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी पर 15 जून तक कोई फैसला नहीं लेती तो एशियन गेम्स खटाई में पड़ सकता है। नीतीश ने बुलाया, विपक्षियों ने चाहा और 23 जून को होगी पटना में बड़ी बैठक। हालांकि ये बैठक 12 जून को ही होने वाली थी, लेकिन कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। विपक्ष के सभी सूरमा इस बैठक में शिरकत करेंगे। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी, जिसमें सभी दलों की सहमति प्राप्त हो गई है। कांग्रेस पार्टी से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, और श्री राहुल गांधी जी ने सहमति दी है उसमें आने के लिए। पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी जी ने उसमें सहमति दी है। 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक। नीतीश कुमार की पहल पर मीटिंग का आयोजन हो रहा है। एंटी मोदी मोर्चा बनाने की पहल है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के सीएम केजरीवाल शामिल होंगे। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन भी करेंगे शिरकत। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे भी शामिल होंगे। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार भी शामिल होंगे। 23 जून को पटना में विपक्ष फिर एक बार इकट्ठा होकर करके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने की रणनीति बनाने का प्रयास कर रहा है। लोकतंत्र में हर राजनीतिक दल को अपनी गतिविधियां चलाने का अधिकार है, लेकिन क्या। और यूपी में पीसीएस अफसरों का तबादला हुआ है। अभिनव श्रीवास्तव एडीएम एफआर इटावा बने हैं और महेंद्र मिश्रा अपर आयुक्त झांसी बने हैं, जबकि सुभाष प्रजापति एडीएम फर्रुखाबाद का तबादला रद्द हुआ है और जयप्रकाश एडीएम एफआर संत कबीर नगर बने हैं। तो महेंद्र मिश्रा अपर आयुक्त झांसी बनाए गए हैं, जबकि सुभाष प्रजापति एडीएम फर्रुखाबाद का तबादला रद्द किया गया है। एसके वाजपेयी इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। एसके वाजपेयी, पिछले कई दिनों में लगातार अधिकारियों को इधर से उधर किया जा रहा है, उनकी जिम्मेदारियों में बदलाव किया जा रहा है। यहाँ पे ये रूटीन प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई और वजह? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश सरकार ने तबादला नीति 2023-24 जारी कर दी है और उसमें तबादले को लेकर बहुत सारे नियम बताए गए हैं कि किस तरीके से अधिकारियों के तबादले होंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर में बिना नियम हो रहे तबादलों पर काफी पहले ही रोक लगा दी थी। अब उत्तर प्रदेश सरकार प्रापर प्रतिवर्ष की तबादला नीति जारी करती है। उस तबादला नीति में रहकर ही तबादले किए जा सकते हैं। हालांकि तबादला नीति जारी होने के बाद लगातार आईएएस और पीसीएस, आईपीएस, पीटीएस अफसरों के तबादले जारी हैं। साथ ही साथ वो विभाग जिनमें तबादला नीति के तहत जो नियम है वो जो अधिकारी फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनके भी तबादले लगातार हो रहे हैं। उसी क्रम में आज भी 4 पीसीएस अफसरों के तबादले हुए हैं, जिसमें इन एडीएम स्तर के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। उसके अलावा महेंद्र मिश्रा अपर आयुक्त स्तर के अधिकारी हैं, जिनको अपर आयुक्त झांसी बनाया गया है। वहीं सुभाष प्रजापति को एडीएम फर्रुखाबाद तबादला किया गया था, वो फिलहाल निरस्त कर दिया गया है। जहां पर वो है वहीं बने रहेंगे। जयप्रकाश को एडीएम फाइनेंस एंड रेवेन्यू और संत कबीर नगर बनाया गया है। तो निश्चित तौर पर हम देखें तो तबादला नीति के तहत जो उत्तर प्रदेश सरकार ने नियम तय किए हैं कि एक स्थान पर 3 साल या एक जिले में 3 साल, या फिर अगर मंडल है तो उसमें 7 साल से ज्यादा कोई भी अधिकारी तैनात नहीं रह सकता है। और जो भी अधिकारी या कर्मचारी इस दायरे में आएंगे उनको उनके पद से हटाकर दूसरे स्थान पर भेजा जाएगा, जिसको लेकर तबादला नीति के तहत लगातार पूरे प्रदेश भर में तबादले हो रहे हैं और आने वाले दिनों में और ज्यादा बड़ी संख्या में तबादले प्रदेश के विभिन्न विभागों में होंगे। बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए।
और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर शहर स्थित मेडिकल कॉलेज का उन्होंने निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान डीएम महेंद्र बहादुर सिंह और सीडीओ अनिल सिंह मौजूद रहे। मेडिकल कॉलेज के प्रोजेक्ट मैनेजर डीके शर्मा ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को प्रोजेक्ट का डेमो दिखाया, जिसमें डॉक्टर्स के रेजिडेंट को दिखाते हुए पूरे मेडिकल कॉलेज के निर्माण का फाइनल कंस्ट्रक्शन के बारे में जानकारी दी। और अजय मिश्रा टेनी ने मेडिकल कॉलेज के डेमो को देखने के बाद पूरे निर्माण कार्य का बारीकी से निरीक्षण किया और दिशा निर्देश दिए कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य को पूरा करें ताकि जल्द लखीमपुर जिले के वासियों को स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर सुविधा मिल सके। देखिए, अभी जो हम लोगों का है, जो इसका फर्स्ट फेज है वो अक्टूबर 2023 तक हम लोग करने का पूरा है। इस समय पे हम लोग उसी को टारगेट लेके चल रहे हैं और जो एकेडमिक बिल्डिंग है वो 90% हमारी रेडी हो गई है। जुलाई में हम वहाँ पर क्लासेस लगे, उसके लिए जो हमारा पेपर वर्क है वो करने का काम शुरू कर देंगे और उस दृष्टि से वहाँ का 100% काम हो जाएगा जुलाई तक। और यहाँ का जो है वो अक्टूबर में फर्स्ट फेज़ हम ख़त्म करेंगे और सेकंड फेज़ के लिए हम लोग आगे समझते हैं 6 से 7 महीना और लगेगा। अब आप अगर ये कहोगे, देखिए 9 साल के अंदर हमने 700 मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। अब ये अगर गति धीमी है तो उस गति को आप क्या कहोगे जो 2047 से 2014 तक 67 साल में कुल बने 681 मेडिकल कॉलेज और 9 साल में बने हैं। अमेठी से खबर है, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कांग्रेस पर जुबानी हमला। जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को लेकर ईरानी ने तंज कसा कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रमाणित कर दिया कि राजनीति उनके लिए व्यवसाय है। कांग्रेस राजनीति के लिए नहीं बल्कि व्यवसाय के लिए मैदान में है। तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रमाणित कर दिया कि राजनीति उनके लिए व्यवसाय है, ये उन्होंने कहा। और कांग्रेस राजनीति के लिए नहीं बल्कि व्यवसाय के लिए मैदान में है। तो स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को घेरा। नफरत करने वाले व्यक्ति पे मोहब्बत की दुकान की फ्रेंचाइजी खोल रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, उन्होंने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि राजनीति कांग्रेस पार्टी के लिए व्यवसाय है, राष्ट्रनीति से कांग्रेस पार्टी का कोई संबंध नहीं। और स्मृति ईरानी अपने दौरे के दूसरे दिन संसदीय क्षेत्र गौरीगंज पहुंची। इस दौरान सांसद से मिलने एक पिता अपने बीमार बेटे को गोद में लेकर पहुंचा और उसने जब अपने बेटे के हार्ट की बीमारी की बात सांसद को बताई तो मंत्री ने उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर दुलार किया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। सुनील कुमार अग्रहरी गौरीगंज माधवपुर के निवासी हैं। उनके जुड़वा बच्चे हुए थे जिसमें एक बच्चे के हार्ट में प्रॉब्लम है। डॉक्टर्स ने बताया कि उसके दिल की नसें ब्लॉक है। बच्चे को लेकर उसे मुंबई भी गए लेकर, लेकिन पैसे की कमी की वजह से इलाज नहीं हो पाया। और अब स्मृति ईरानी ने ये पूरी कहानी सुनी तो उन्होंने बच्चे को गोद में लेकर उसके खर्च का, उसके इलाज का जिम्मा उठाया है। हार्ट का ऑपरेशन है, नस ब्लॉक हो चुका है। इसका ऑपरेशन के लिए कराना था, हमारे पास व्यवस्था हो नहीं पा रही है पैसे का। क्या कहा आपसे अमेठी सांसद से आप मुलाकात की, क्या आश्वासन दिया? दीदी ने बोला कि जो है आप आइए, जब दिल्ली कराना तो मैं पूरा सहायता, आपके जितना सहयोग लगेगा मैं सब वहाँ पूरा इलाज करा देंगे। दीदी ने। रहने वाले हैं? मैं गौरीगंज माधोपुर अमेठी जिला। ये 1 से पैदाइश से हुआ था। अभी तक कहाँ इलाज कराएंगे? अभी ये बॉम्बे में टेस्ट के द्वारा हो रहे थे। नगर सेवक ने बोला था इसका फ्री इलाज मैं कर दूंगा, जो आप अपना व्यवस्था कर लेना, क्योंकि 2-3 महीना रहना है, उसका व्यवस्था आप कर लेना। जो कुछ लगेगा आपके अपने दूध पानी खर्चा आपकी व्यवस्था करके आना। बोले मान के चलो कि 60-70 हज़ार रुपये मान के चलो 2-3 महीने में लगेगा। संसद महोदय ने बोला कि जो है कि दिल्ली में आइए, आप दिल्ली आ सकते हो तो हाँ दिल्ली कल आ जाइए या आज आ जाइए, मैं आपको पूरा इलाज पूरा करा देंगे। खबर आगरा से है, जहां थप्पड़बाज दारोगा का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक पर दारोगा ने थप्पड़ों की बरसात कर दी और थप्पड़बाज दारोगा का वीडियो सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा है। कमलानगर थाना क्षेत्र में तैनात है दारोगा और वायरल वीडियो कुछ महीने पुराना बताया जा रहा है। तो ये तस्वीर कैमरे में कैद हुई जहां युवक पर दारोगा ने थप्पड़ों की बरसात कर दी। अभी बातचीत हो रही है, लेकिन जैसे ही बात आगे बढ़ी तभी
एक शख्स पे ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसा दिए और एक पे नहीं बल्कि वहां मौजूद पहले एक दूसरे शख्स पे भी एक थप्पड़ जड़ा और फिर इसको एक के बाद एक कई थप्पड़ इस युवक को जड़े जा रहे हैं। तो थप्पड़बाज दारोगा का ये वीडियो जो है वो अब वायरल हो रहा है। कमलानगर थाना क्षेत्र में तैनात है ये दारोगा। देखिए पहले एक दूसरे शख्स को थप्पड़ मारता है, फिर एक वहां युवक जो खड़ा है उसका हाथ पकड़ के एक के बाद एक कई थप्पड़ इस युवक को मारे जाते हैं। आगरा की यह तस्वीर जहां कई अन्य पुलिसकर्मी भी यहां पे मौजूद हैं, कुछ और लोग यहां पे मौजूद हैं। कृष्णा त्यागी हमारे संवाददाता आगरा से ज्यादा जानकारी के साथ। कृष्णा, वीडियो तस्वीर हमारे सामने है, एक दारोगा एक युवक को लगातार थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहे हैं। क्या विवाद यहां पे हुआ था, कब का वीडियो है, क्या कुछ इस पे अब तक कार्रवाई हुई? बिल्कुल राजेश जी, मैं बताऊं ये वीडियो 2 महीने पहले का बताया जा रहा है। अप्रैल उसमें लगी हुई है कि 18/4/2023 का वीडियो बताया जा रहा है और उसमें दरोगा जो कमलानगर का एक दरोगा है वो थप्पड़ लगाते हुए दिखाई दे रहा है। तो निश्चित तौर से समझा सकता है कि जिस तरह से कमिश्नर प्रणाली लागू हुई उसके बाद पुलिस का खौफ इतना बढ़ गया है, पुलिस की अपनी मनमानी इतनी तेज बढ़ती जा रही है, जिसकी लगातार इस तरह के वायरल वीडियो हुए और वायरल वीडियो के बाद अभी तक अब मामला संज्ञान में जरूर आया, लेकिन अभी तक उस दरोगा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन समझा जा सकता है कि यदि वायरल वीडियो नहीं होता तो पुलिस के मामले संज्ञान में नहीं आता और जिस पूरी घटना को झूठी साबित कर वो पीड़ित बार बार चक्कर लगाने के लिए मजबूर रहता है। तमाम ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, तमाम ऐसी घटना होती है जिसमें कोई साक्ष्य नहीं होता, जिसके चलते पीड़ित पर कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। तो निश्चित तौर से अब उच्च स्तर के अधिकारियों के मामले संज्ञान आया है और देखने वाली बात है कि वायरल वीडियो के आधार पर इस दरोगा के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया कृष्ण जानकारी के लिए। तो थप्पड़बाज दारोगा का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। और कानपुर के गोविंद नगर लेबर कॉलोनी निवासी मर्चेंट नेवी में तैनात रोशन अरोड़ा 9 महीने बाद अपने घर लौटे। रोशन को सही सलामत पाके घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं। नाइजीरिया नेवी से मुक्त होकर घर लौटे क्रू मेंबर रोशन अरोड़ा ने कहा कि मोदी है तो सब मुमकिन है। और क्या कुछ हुआ और कैसे कहां फंसे थे, कैसे वतन वापसी हुई, यह रिपोर्ट देखिए। पिछले कई सालों से ये नारा तो आपने जरूर सुने होंगे, मोदी है तो मुमकिन है। बता दें कि ये नारा अब केवल नारा नहीं रहा, ये नारा अब मील का पत्थर साबित हुआ है और इस बात की गवाही दे रहे हैं खुद कानपुर के गोविंद नगर लेबर कॉलोनी के रहने वाले रोशन अरोड़ा। बता दें कि मर्चेंट नेवी में तैनात रोशन अरोड़ा की 9 महीने बाद वतन वापसी है। उन्हें और उनके 25 साथियों को भारत सरकार ने नाइजीरिया के नेवी से मुक्त कराया है। नाइजीरिया की नेवी से मुक्त होने के बाद जब रोशन घर पहुंचा तो लगभग 1 साल बाद अपने घर पहुंचकर मां के गले लगकर रो पड़े। माता पिता और बहन की भी आंखों में आंसू छलक पड़े। घर वालों के साथ साथ मोहल्ले के लोगों ने ढोल नगाड़े और पटाखे बजाकर रोशन का स्वागत किया। रोशन के सकुशल घर पहुंचने के बाद रोशन और उनकी फैमिली ने मोदी सरकार का आभार जताते हुए धन्यवाद कहा। बहुत डरावना माहौल था, शुरू में हम लोग बहुत डरे हुए थे और उसके बाद हर चीज़ फिर चालू हुई। फिर गवर्नमेंट ने भी इंटरफेयर करना शुरू किया, उसके बाद से हर चीज़ धीरे धीरे नीचे आने लगी और उसके बाद फाइनली हम आज रिलीज हो गए। मतलब 28 मई को हम रिलीज हो गए। क्या माना जाए, मोदी है तो मुमकिन है कि नहीं? मोदी है तो ऑलवेज मुमकिन है। 12 अगस्त को OSM शिप मैनेजमेंट कंपनी में असिस्टेंट ऑफिसर के रूप में कार्यरत है। वो एक शिप लेकर 26 क्रू मेंबर के साथ नाइजीरिया के बोनीपोर्ट गए थे। वहां पर नाइजीरिया नेवी ने यह कहकर शिप को वहां पर रोक लिया कि आप लोग यहां पर तेल चोरी करने के लिए आए हो, जबकि यह लोग वहां पर तेल लेने गए थे, मगर तेल न मिलने के कारण वेटिंग में खड़े हो गए। हम लोग सब वापस आ गए, हम लोग 26 लोग थे और सबके सब वापस आ गए। वीडियो में आपको बंदूक की नोक पर ले जाने वाली बात आपने कही थी, तो वो किस वक्त हुआ था और किस तरीके वो जब हम लोग बाहर के पानी में थे, इंटरनेशनल वाटर्स में थे, तो एक देश की नेवी ने दिन के समय पे आके हमें जब
हमारे पास आए थे वो इन्वेस्टिगेशन के लिए, और उन्होंने हमें इक्वाटोरियल गिनिया ले जाना चाहा। उसके बाद वो हमारे पीछे आ गए थे और गन्स हमारे तरफ। इसके साथ ही रोशन ने बताया कि शिप को जब नाइजीरिया नेवी ने पकड़ा तो उन्होंने पहले तो वहां से जाने की इजाजत दे दी, मगर आगे बढ़ते ही गिनी देश के लोगों ने फिर से उन्हें पकड़ लिया और उन्होंने पूरे 3 महीने तक बेटे को वहां रखा। गिनी देश के लोगों का ये आरोप था कि इंडिया मर्चेंट नेवी ने हमारे देश के नियमों को फॉलो नहीं किया है। इस पर गिनी देश ने भारी भरकम जुर्माना लगाया। जब OSM शिप कंपनी ने सारा भुगतान गिनी देश को कर दिया तो गिनी ने फिर से नाइजीरिया देश के हवाले शिप को कर दिया। इसके बाद नवंबर 2022 से मई 2023 तक कंपनी का शिप नाइजीरिया के कब्जे में रहा। OSM कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक शिप को 2 जुलाई को रिलीज कर दिया गया, जो शनिवार को भारत पहुंच गया। मैं आज मेरी जिंदगी में सबसे खुशी वाला दिन है और मैं इन सब चीजों का श्रेय भारत सरकार को देना चाहूंगा। सबसे पहले जिन्होंने विदेश में फंसे हमारे लोगों को वापस बुलाया, उसके बाद मैं श्रेय देना चाहूंगा अपनी कंपनी को जिसने बहुत दिन रात मेहनत करी। उसके बाद मैं श्रेय देना चाहूंगा सुरेंद्र मैथानी जी का एंड महेश त्रिवेदी जी का, सुनील नारंग जी का एंड नवीन पंडित जी का, जिन्होंने रात दिन एक करके सरकार को मनाने में हमारी सहायता करी। रोशन अरोड़ा ने बताया कि बीते 10 महीने मेरी जिंदगी के सबसे खराब दिन थे। एक एक दिन घुट घुट कर जी रहे थे। हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा था। हमें शुरुआती दिनों में गन पॉइंट्स पर रखा गया था। कई दिनों तक कमरे में ही बंद रहते थे, लेकिन जब से भारतीय दूतावास के संपर्क में आए तो हमें सहूलियतें मिलने लगी। उन्होंने बताया कि मैं दोबारा फिर से नौकरी पर जाऊंगा। रोशन के घर वापसी पर मां सीमा अरोड़ा और बहन कोमल अरोड़ा के खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि काफी दिनों से भाई से बातचीत नहीं हुई थी, मन बहुत उदास रहता था, लेकिन आज साथ देखकर बहुत खुशी हो रही है। उस समय तो ऐसा लगा था कि पता नहीं कब क्या हो जाएगा, पर आज हमारी सरकार ने और हमारे कानपुर शहर के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया। पल पल और घड़ी घड़ी हमको फोन करके भी पूछते रहे, हमारी हेल्प करते रहे। उन्हीं की हेल्प से आज मेरा भाई वापस आ पाया। बहुत खुशी है। मोदी सरकार और शहर के जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि इन सभी के सहयोग से आज बेटा वतन वापसी कर पाया। मैंने सभी को पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई थी। इन सभी ने मेरी मदद की और बेटा वापस आ गया है। आज हमारा भाई परिवार का सदस्य राकेश अरोड़ा जैसे हम लोगों के बीच में आज उपस्थित हुआ है, तो आपने देखा होगा विदेश जब गए हुए थे तो जिस बंदे ने प्रणाम किया था मोदी जी को, तो उसी ने इनको यहाँ तक भेजने का काम किया। तो प्रधानमंत्री के और निश्चित रूप से आदरणीय मोदी जी हम लोगों के बीच में काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो मुमकिन ना हो। रोशन की सकुशल घर वापसी पर बीजेपी के विधायक सुरेंद्र मैथानी ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कानपुर की जनता और पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है कि रोशन का हिम्मत इसने बहुत बनाकर रखी। मुझे याद है जब इसके पिता राकेश जी हमारे पास आए थे और हम लोग सुनील जी और सब लोग विधायक जी भी थे, जब डीएम साहब के पास गए तो तुरंत डीएम से संज्ञान लेवाया और इससे मेरी मोबाइल पर भी व्हाट्सएप कॉल पे बात हुई। मैंने देखा तो वास्तव में बहुत डरा था। मैंने बड़ा हौसला इसको दिया। हमने कहा बिल्कुल चिंता ना करो, हम लोग सब जुटे हैं। फिर मैंने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करी, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में बात करी, विदेश मंत्री जी से बात करी और यहाँ से संबंधित कागजों को भेजा। डीएम से तुरंत डीएम को इन्वॉल्व कराया, डीएम स्वयं इन्वॉल्व हुए और हम लोगों ने इस गतिविधि को बड़ी तेजी से और उसका फॉलोअप भी किया, लगातार फॉलोअप भी किया। लेकिन जो टेक्निकल कुछ दिक्कतें थी विदेश मंत्रालय के द्वारा हम लोगों को लगातार बताया जा रहा था कि जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स है इसको हम जल्दी सॉर्ट आउट कर रहे हैं। तो जो इनकी कंपनी के यहाँ पर लोग थे उनसे हम लोगों की बात हुई, उन्होंने भी इसमें इन्वॉल्व होने की और जल्दी इसको सॉर्ट आउट कराने की बात की। हम लोग लगातार उन पर प्रेशर बना रहे थे। ये लोग बड़ी दहशत में थे। जब मैं देख रहा था तो ये बता रहा था, ये कह रहा था शायद मेरी अब वापसी नहीं होगी। मतलब हो रहा था बहुत, हम लोगों को दिल दहल गया इसकी बात को सुन करके और उतनी ही तेजी के साथ हम लोगों ने इसकी पैरवी करी और मुझे बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं मैं पूरे कानपुर की 55 लाख जनता की तरफ से कि हमारे
रोशन को यहाँ पर ला करके, और मोदी जी ने एक बड़ा युग पुरुष का काम किया है। रोशन के घर पहुंचने के बाद उनके मोहल्ले में खुशी की रोशनी फैली हुई है। हर किसी के मुंह से सुना जा रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। कानपुर से रामजी शर्मा की रिपोर्ट। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।